आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बीजेपी ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर कांग्रेस को बनाया निशाना। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर मुल्क मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा होने का भी लगाया इल्जाम। कहा, कांग्रेस का मकसद है मुल्क की छवि को खराब करना। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का SIR मुकम्मल। 2.89 करोड़ वोटरों के नाम किए जाएंगे हज़्व। 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा वोटर लिस्ट का हतमी मुसव्वदा। बंगाल में SIR पर समाअत जारी। राजस्थान के चौमू में फिसादात के बाद अब हालात पुरअमन। पुलिस निगरानी के लिए कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। 125 शरपसंद गिरफ्तार। मोबाइल इंटरनेट पर फिलहाल आयद है पाबंदी। थाईलैंड और कंबोडिया ने जारी सरहदी झड़पों को खत्म करने के लिए जंगबंदी के नए मुआहदे पर किए दस्तखत। जुलाई की झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए कंबोडिया के 18 फौजियों को किया जाएगा रिहा। खेलों में इंग्लैंड ने जीती एशेज सीरीज। 2 दिन में 4 विकेट से जीता मेलबर्न टेस्ट। 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर इंग्लैंड ने जीता पहला टेस्ट। खबरें अब तफसील से। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस पर मुल्क मुखालिफ काम करने के लिए मुल्क दुश्मन तंजीमों के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस मुल्क दुश्मन तंजीम ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं, उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते हुए ये भी पूछा कि आप किसके हुक्म पर बैरून मुल्क जाकर मुल्क मुखालिफ बयान देते हैं, जिससे भारत की छवि खराब होती है। आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं, वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं। चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के ये कहने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के हवाले से एक अहम बात सामने आई है। SIR फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख कल रात 12 बजे खत्म हो गई। 2.89 करोड़ वोटरों के नाम जो मुकर्ररा वक्त तक अपने फॉर्म जमा कराने में नाकाम रहे, अब वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक उन वोटर्स की बड़ी तादाद में ट्रांसफरशुदा, फौजशुदा, डुप्लीकेट और गैर हाजिर वोटर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वोटर लिस्ट में फ़िलहाल 15.44 करोड़ नाम शामिल हैं, लेकिन अब इस फहरिस्त से 2.89 करोड़ को हज़्व कर दिया जाएगा। 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजे जाएंगे, जिनमें 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हज़्व किए जाएंगे। इनमें 1.26 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए, 46 लाख फौजशुदा, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख गैर हाजिर और 9.57 लाख दीगर ज़ुमरों के हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने बताया कि वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। मुसव्वदा वोटर लिस्ट पर दावे और इतराज़ात 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक कबूल किए जाएंगे।
नोटिस के मरहले में 31 दिसंबर से 21 फरवरी 2026 तक गिनती के फॉर्म पर फैसले किए जाएंगे और दावे और इतराज़ात को दूर किया जाएगा। उसके बाद हतमी वोटर लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि 11 दिसंबर को SIR की तारीख में दूसरी बार 2 हफ्तों के लिए बढ़ोतरी करके इसे 26 दिसंबर किया गया है। और मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत पर्चियों को सही करने का अमल जारी है। रियासत भर में 3,234 समात के मराकज़ कायम किए गए हैं। पर्चियों को सही करने के पहले मरहले में 31,68,424 बगैर जांच वाले वोटरों की जांच की जा रही है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे सौरभ दत्ता ने समात के इन मराकज़ का जायजा लिया। 31,68,424 अनमैप्ड वोटर्स का संख्या बंगाल में, और इन 31,68,424 वोटर्स का हियरिंग शुरू हो गया आज से। ये बालीगंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में जो हियरिंग सेंटर हुआ है, वहाँ पे 8 बूथों के वोटर्स वो आए हैं अपने दस्तावेज लेके। ये वो वोटर्स है जिनके 2002 में नाम नहीं है और जिन्होंने कोई लिंकेज नहीं दिखा पाए, यानी बाबा माँ दादा दादी किसी का भी नाम 2002 में वो दिखा नहीं पाए, और इसी के चलते जो हियरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। 11 हर सेंटर में 11 टेबल है, 11 टेबल में ये हियरिंग चल रहा है। और इसी हियरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। CM ममता बनर्जी सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स के निगरानी में जो ये हियरिंग हो रहा है उसको लेके आलोचना की है चुनाव आयोग की। अब आज से हियरिंग शुरू हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, फरवरी तक चलेगा। देखना होगा आगे आगे जाके बंगाल की राजनीति SIR को लेकर कौन सा रुख लेती है। कैमरा पर्सन प्रदीप घोष, सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, DD न्यूज़, कलकत्ता। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के चोमू में एक मजहबी मकाम के करीब तजावज़ात और रेलिंग हटाने के सिलसिले में फैली बदअमनी के बाद अब हालात पुरअमन हैं। पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए छतों पर मौजूद ईंट और पत्थरों की निशानदही की और मुलविस घरों पर छापा मारकर 125 शर्त पसंदों को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इलाके में मोबाइल इंटरनेट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने भी पुरअमन रहने की अपील की है। पुलिस की सख्ती के बाद अब अमन बहाल हो गया है। ताहम एहतियात के तौर पर पुलिस और RAC टीमें अब भी इलाके में तैनात हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और सीनियर अफसरान ने चोमू का दौरा किया। इस वक्त ड्रोन से निगरानी जारी है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि 125 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तफ्तीश जारी है। कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चोमू पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रदीप शर्मा ने बताया कि शहर में तजावीज़ात हटाने की मुहिम गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी है। लोगों के ताउन से तजावीज़ात को हटाया जा रहा है ताकि गाड़ियों की आमदरफ्त में आसानी हो और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। कम्युनिटी के बुजुर्ग शहरियों और इंतजामी हुक्काम के दरमियान बातचीत के बाद जुमेरात की सपहर को कम्युनिटी की रजामंदी से मजहबी मकाम के करीब रखे गए पत्थरों को हटा दिया गया। नए साल की तकरीबात में कोई रखना ना पड़े, इस बात को जहन में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने की गर्ज से एक बड़ा ऑपरेशन आघात शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में न सिर्फ बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि उन्होंने हथियार, मुंशियात, चोरीशुदा गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या बरामद किया, देखिए DD न्यूज़ के नुमाइंदे देवांशु मल्होत्रा की इस खास रिपोर्ट में। नए साल से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को एक तोहफा दिया है। दरअसल इनकी गिरफ्तारी हुई है। नए साल से ठीक पहले दिल्ली के सदर्न रेंज में 600 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार, मोबाइल और बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं। आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये तमाम वो रिकवरी है जो दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में की है। करीब 2 दर्जन ये हथियार बरामद किए हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा जो चाकू हैं, जो कि कोई ना कोई क्राइम में ये हम कह सकते हैं कि शामिल होते, लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। ये देखिए, अलग अलग तरीके की ये पिस्टल्स हैं, लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बैरल, सिंगल शॉट, मल्टी शॉट्स, ये तमाम पिस्टल्स भी बरामद की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए DCP साउथ ईस्ट डॉक्टर हेमंत तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि नए साल से ठीक पहले कितना ज़रूरी था इस तरह का ऑपरेशन चलाना और कितनी सफलता मिली है इस ऑपरेशन में आपको? दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त माननीय श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में उनका प्रथम फोकस है कि ऑर्गेनाइज क्राइम,
जिसमें कि हमारे ये गैम्बलिंग आती है, बूटलेगिंग आती है, नारकोटिक्स आता है और ये आर्म सप्लाई आती है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम के क्रिमिनल किसी भी तरीके के दिल्ली में पैर न जमा पाएँ। तो सर के इसी विजन को क्रियान्वित करने के लिए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सितंबर के महीने में ऑपरेशन आघात का पहला वर्जन शुरू किया था। दूसरा वर्जन अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में हुआ और तीसरा वर्जन हमने 26 दिसंबर सुबह 8 बजे से 27 दिसंबर सुबह 8 बजे तक चलाया। सर, नए साल का मौका है, ऐसे में जश्न में डूबती है न केवल पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान। आपका जिला जो है वो जो है दूसरे स्टेट से भी मिलता है, तो किस तरह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा नए साल से ठीक पहले और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा? हम नए साल के लिए पूर्ण रूप से सतर्क हैं। हमने जो हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पुलिस, लोकल पुलिस से SHO लेवल पे भी संपर्क किया है और शीर्ष अधिकारियों के लेवल पे भी संपर्क किया है। ये जो हमारा नववर्ष है, इसके लिए मैं तमाम दिल्ली वासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री होके अपने किसी भी एरिया में जाके आप अपना नया वर्ष मना सकते हैं। तो न केवल हथियार, बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं और बड़ी संख्या में आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। ये दरअसल वो मोबाइल हैं जो कि या तो लूटे हुए थे या फिर लोगों के खो गए थे। तो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात पिछले 24 घंटे चला है और दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि काफ़ी बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मिली है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इस बीच अहमदाबाद गुजरात में पीएम मोदी की ज़िंदगी, उनकी जद्दोजहद और कौम की तामीर के लिए उनके विजन का जश्न मनाने के लिए एक त्यौहार का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 रोज़ा नमोत्सव में शिरकत करेंगे। सीनियर गुजराती अदीब, शख्सियत और मुसन्निफ साई राम दावे की तहरीर करदा नमोत्सव में 150 से ज़्यादा फ़नकार शामिल हैं, जो सकाफ़ती प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के फ़लसफ़े को पेश करेंगे। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अमरेंद्र गुप्ता ने साई राम दवे के साथ खुसूसी बातचीत की। नमोत्सव महज ये एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन, संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है और एक संदेश कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति ने असाधारण चिंता करके राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई है। और इस पूरी पहचान और इस पूरे संदेश के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं गुजरात के साहित्यकार, लेखक, राष्ट्रवादी चिंतक। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की नीतियों को संवाद के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे योद्धा हमारे साथ हैं साई राम दवे जी। साई राम जी, आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर ये विचार कहाँ से आया नमो उत्सव के जरिए प्रधानमंत्री के संदेश को लोग तक, जन जन तक पहुंचाने का, और इस संदेश में किस तरह से आपने जो माध्यम दिया है ये काफ़ी प्रेरित करता है लोगों को? जी, एक वडनगर से निकला हुआ साधारण सा बच्चा किस तरह से रॉयल हाउस तक पहुंचता है। रेलवे स्टेशन से रॉयल हाउस तक की ये यात्रा है वैसे तो, वडनगर से व्हाइट हाउस की ये यात्रा है वैसे तो। सो दिल्ली के संसद में आज जो हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पिछले 12 साल जब नरेंद्र भाई यहाँ CM थे, तब बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लेक्चर्स उनके सुने मैंने, तो प्यार तो उसे सारा देश करता है, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए इतना संदेश है कि अगर कठोर परिश्रम कोई करे तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और उसका दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साई राम दवे जी, जो नमो उत्सव के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन के साथ साथ उनके संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और आज नमो उत्सव महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या VBG रामजी रखे जाने से मेहनतकश काफ़ी खुश हैं। ख़ास तौर पर राजस्थान के बारां ज़िले के सुंदरलोक पंचायत के तहत आने वाले राजपुरा गांव के कारकुनों ने इस तब्दीली पर इत्मीनान का इजहार किया है।
देही मजदूरों का कहना है कि नरे का नाम बदलकर जी राम जी रखने से उन्हें एक नई शनाख्त और ताल्लुक़ का एहसास मिला है और वो राम जी की फ़ौज के तौर पर गांव की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। कारकुनों को ये भी उम्मीद है कि ये तब्दीली निज़ाम में मज़ीद बेहतरी का बायस बनेगी, जिससे रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, नरेगा का नाम जी राम जी रखा हुआ है, विकसित भारत का, तो ये नरेगा में हमें बहुत अच्छा लगा। जो पहले 100 दिन मिलती थी दिन थी, तो 25 दिन बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार रख दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले नरेगा मजदूर थे, अब जी राम जी हो गया। केंद्र सरकार ने अच्छा नाम रखा, जय राम जी हो गया। बहुत बढ़िया, धन बढ़ गया, बहुत मजदूरी बढ़ गई, बहुत बढ़िया हो। नरेगा का नाम 100 गड्ढा 125 गड्ढा और बढ़ा दिया। वीबी राम जी बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में जोश खरोश देखने को मिल रहा है। मुल्क के कोने कोने में लोगों के अंदर खुशी की लहर है और मुस्तफीदीन सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। पहले जो मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती थी। अभी उनमें सुधार करके 125 डेज यानी 125 दिन किया है। दूसरा बदलाव जो है वो ग्रामीण में जो रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें जो सुधार किया है, वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है। अच्छा है, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। मनरेगा को ही चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं, जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। और आइए बात करेंगे मौसम की। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत मुल्क भर की कई रियासतों में शदीद सर्दी, घनी धुंध और सर्द लहरें जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए साल तक सर्दी और धुंध से कोई राहत नहीं मिलेगी। शुमाली राजस्थान और झारखंड के कुछ इलाकों में 2 दिन तक सर्द लहर का इम्कान है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 दिसंबर तक घनी धुंध बरकरार रहने का कवी इम्कान है। मगरबी बंगाल और सिक्किम में 28 दिसंबर तक सर्द लहर जारी रहेगी। बिहार के कुछ इलाकों में अगले 4 दिन तक घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भी धुंध और कोहरे का इम्कान है। उर्दू ज़बान के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज यौम पैदाइश है। उन्हें उर्दू शायरी के सबसे मकबूल शायरों में से एक शुमार किया जाता है। गालिब ने इंसानी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और जज्बात को अपनी शायरी में बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पिरोया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। तकरीबन 200 साल पहले पुरानी दिल्ली की गलियों से एक आवाज उभरी। ऐसी आवाज जो हिंदुस्तानी शायरी की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक मानी गई। ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को इंसानी जज्बात और हिंदुस्तानी जिंदगी के फलसफे से जोड़ा। ये आवाज थी अजीम शायर मिर्जा गालिब की। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यकीनन गालिब ने फारसी में भी शायरी की, मगर असल मकबूलियत उर्दू शायरी से मिली। उन्होंने हजारों सफ़हात की शायरी नहीं लिखी। वो जो शेरी मजमुआ छोड़ गए उसमें 250 गज़लें भी नहीं हैं। इसके बावजूद उनकी तख्लीकी सलाहियत इतनी बुलंद थी कि वो हिंदुस्तान के अजीम तरीन शोरा में शुमार किए जाते हैं। वो जनूबी एशिया के उन शायरों में शामिल हैं
जिनके कलाम का तर्जुमा सबसे ज्यादा जबानों में हुआ है। उनके तख्लीकी फलसफे को समझने के लिए दुनिया भर के स्कॉलर्स ने तशरीहात लिखी हैं। गालिब की तख्लीकात पर मुख्तलिफ जबानों में 1000 से ज्यादा किताबें दस्तयाब हैं। गालिब सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले शोरा में शामिल हैं। सियासत की गर्मा गर्म मुबाहिसों में भी उनके अशार जगह बनाते हैं और मोहब्बत के खतूत को भी सजाने के लिए काम आते हैं। वैसे अपनी शायरी में मुस्कुराने वाले इस तख्लीककार की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद की मिसाल रही। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। 9 साल की उम्र में उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। 13 साल की उम्र में शादीशुदा जिंदगी का बोझ उठाया और दिल्ली का रुख किया। छोटे भाई का कत्ल हुआ। एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। जिसे गोद लिया वो भी कम उम्री में चल बसा। इन सब के बावजूद गालिब अपनी शायरी में जिंदगी के पेचीदा मामलात को हल करते रहे। गालिब की 71 साल की जिंदगी इंसानी जज्बात और जिंदगी के एहसासात को अल्फाज में पिरोने का सफर था। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। मालिका अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब करते हैं गैर मुल्की खबरों का। थाईलैंड और कंबोडिया ने ऐलान किया कि उन्होंने जारी सरहदी झड़पों को ख़त्म करने के लिए जंगबंदी के एक नए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे से नाफिज हो गया है। लड़ाई ख़त्म करने के अलावा जंगबंदी के माहदे में ये भी कहा गया है कि दोनों फरीक मुस्तकबिल में कोई फ़ौजी सरगर्मी अंजाम नहीं देंगे और ना ही फ़ौजी मकासद के लिए दोनों तरफ की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। माहदे की एक और अहम शिक़ यह है कि थाईलैंड जुलाई में होने वाली झड़पों के बाद पकड़े गए कंबोडिया के 18 फ़ौजियों को जंगबंदी 72 घंटे तक मुकम्मल तौर पर मौसर रहने के बाद कंबोडिया को वापस कर देगा। उनकी रिहाई कंबोडिया का एक बड़ा मुतालबा था। इससे कुछ देर कबल कंबोडिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि थाईलैंड ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के शुमाल मगरबी इलाक़े में एक मकाम पर फ़िज़ाई हमला किया है। वजारत ने यह भी कहा है कि फ़िज़ाई हमले सिर्फ थाईलैंड ने किए थे। वजारत ने कहा कि हफ्ते की सुबह थाईलैंड ने F-16 लड़ाका तैयारों को तैनात किया और शुमाल मगरबी बंटे मंजे सूबे के सेरई सुफान इलाके में एक ठिकाने पर 4 बम गिराए। इस बीच अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर एप्स्टीन फाइलों के बारे में झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप का दावा है कि महकमा इंसाफ इंतखाबी धोखाधड़ी की तहकीकात से तवज्जो हटा रहा है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन से मुतालिक 10 लाख सफ़हात मिले हैं। ट्रंप ने अफसरान से अपील की है कि वो इस मामले से जुड़े नामों को जारी करें। ट्रंप ने दावा किया कि रिपब्लिकन नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स के एप्स्टीन से ताल्लुकात थे। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि कांग्रेस के जरिए एक नए कानून के तहत जैसे जैसे दस्तावेज आम होंगे, डेमोक्रेट्स को बहुत कुछ समझाना होगा। खेल की खबरों में मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत लिया है। इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे रोज इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन का हदफ दिया था, जिसे टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर हासिल कर लिया। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।